Bismillahirrahmanirrahim. My name is शकील आवान and I'm your maths teacher. आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का चैप्टर स्टार्ट करना है, लेकिन इसमें आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। देखें, अगर मैं इधर लिखता हूँ, ये लिख दिया, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, नज़र तो आ रहा है ना आप लोगों को? इसमें देखें, ये लिखा। फिर नेक्स्ट में आप देखें, अब ज़रा मैं देखें मैंने लिखा क्या है। मैंने लिखा, पहले अगर आप देखें तो पहले हमने कितने डॉट्स लगाए हैं, उन डॉट्स की तादाद कितनी है? 1। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आप देखें कितने डॉट्स लगाए हैं। यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं। इसमें आप देखें, इनको काउंट करें तो टोटल कितने डॉट्स हैं? 6। इसमें देखें तो इसमें कितने डॉट्स हैं? इसमें अगर आप कैलकुलेट करें, अगर इसको काउंट करें तो यहाँ पे 10 है। तो आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं। यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल बनाई, फिर उससे बड़ी ट्रायंगल बनाई, फिर उससे बड़ी ट्रायंगल बनाई। तो इस तरीके से ट्रायंगल बनाते बनाते ट्रायंगल क्या हो रही है? बड़ी होती जा रही है। तो बताएं इससे अगले वाले में कितने डॉट्स आएंगे, इससे नेक्स्ट में डॉट्स की तादाद कितनी आएगी? तो वो डॉट्स की तादाद मालूम करने के लिए आप, हाँ, कोई बता सकता है कि कितनी आएगी? ऑब्वियसली अगर आप डॉट्स को देखें तो डॉट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन किस तरीके से बढ़ती जा रही है? तो वो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितने हैं? 3 है। यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 2? ये 6 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3। इसी तरीके से अगले वाले को आप क्या लिख सकते हो? 1 + 2 + 3 + 4। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो बताएं इससे अगले वाले में कितने आएंगे? 1 + 2 + 3 + 4। तो याद रखें, नंबर का कोई भी पैटर्न, अब ये नंबर का एक पैटर्न है। नंबर्स कुछ मैंने लिखे हुए हैं, या अगर किसी ख़ास रूल के तहत बढ़ रहे हों या किसी ख़ास रूल के तहत हों, तो इसको हम कहते हैं एक सीक्वेंस है। इसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस। हम ये जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम ही सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ है, तो इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। तो 1, 3, 6, 10, मैं रोज़ाना आप लोगों को हर लेक्चर में कोई ना कोई सीक्वेंस बताया करूँगा, उसको आपने जज करना है। आप ISB वगैरह के लिए जाते हो तो वहाँ पे भी आपसे मुख्तलिफ सीक्वेंसेस पूछते हैं। वो कुछ रूल्स के तहत होते हैं, कुछ रूल के बगैर सिर्फ आपने अपना जहन इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस है, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर सीक्वेंस। तो आए नेक्स्ट, उसके लिए हम चलते हैं, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखें तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रायंगुलर सीक्वेंस बताई थी। अब सपोज आप बाजार जाते हो और बाजार से एक पेयर ऑफ रैबिट, अब ये एग्जांपल बड़े गौर से सुननी है। ये एक बहुत मशहूर मैथमेटिशियन था, उसने ये बनाई थी ये एग्जांपल। तो उसने ये एग्जांपल कोट की थी अपने थीसिस में। तो अब फर्ज करें आप बाजार जाते हो, बात बड़ी गौर से सुननी है। बाजार जाते हो, आप एक पेयर ऑफ रैबिट लेके आते हो। हम ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। क्या लेके आते हो? एक पेयर ऑफ रैबिट लेके आते हो। अब वो पेयर ऑफ रैबिट हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ रैबिट फर्ज करें P1 है। पेयर ऑफ रैबिट P1 है। हम ये करते हैं, ये हमने P1 लेके आ गए हैं बाजार से। अब जब बाजार से इसको लेके आते हैं पेयर ऑफ रैबिट, उसमें 2 रैबिट्स होते हैं।
तो ये चाइल्ड होता है। सपोज 1 महीने के बाद ये जवान हो जाता है। 1 महीने के बाद क्या हो जाता है? ये जवान हो जाता है। जब ये जवान होता है तो इसका रंग चेंज हो जाता है। शुरू में कितने पेयर थे? 1 पेयर था। 1 महीने के वो चाइल्ड था, ये क्या हो गया है? यंग। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी यंग वो होगा, जो भी यंग रैबिट होगा, उसके यहाँ औलाद होगी। तो ये P1 खुद तो जिंदा रहा, P1 खुद तो जिंदा रहा, लेकिन इसके यहाँ जो औलाद होगी उसको हम क्या कह देते हैं? P2। P1 का कलर चेंज हो चुका है और ये हमारे पास क्या है? P2 है। ये नया रैबिट, इनके यहाँ नए मेहमान जो आए हैं तो वो ये है, ये नया रैबिट का पेयर है, रैबिट्स का पेयर है। अब ये चूंकि ये चाइल्ड है और ये यंग है। हमने अभी एज्यूम किया था कि हर जो यंग चाइल्ड यंग होगा उसके यहाँ औलाद होगी, तो इसके यहाँ औलाद होगी, ये खुद तो जिंदा रहेगा, P1 खुद तो जिंदा रहेगा, लेकिन इसके यहाँ जो औलाद होगी उसको हम क्या कह देते हैं? P2 के बाद अगला नंबर कौन सा है? P3। अब ये P2 चूंकि चाइल्ड है तो 1 महीने के बाद ये भी क्या हो जाएगा? ये भी यंग हो जाएगा। तो ये P2, इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, इस पे लाइंस लगा देते हैं। ये यंग है जबकि ये क्या है? चाइल्ड है। ये चाइल्ड है जबकि ये दोनों यंग हैं। अब इसके यहाँ भी औलाद होगी, इसके यहाँ भी औलाद होगी। तो इसको अगर आप देखें तो P1 खुद तो जिंदा रहा, इसके यहाँ जो नेक्स्ट औलाद होगी उसको हम क्या नेक्स्ट नंबर दे देते हैं? P4। बात मेरी समझ आ रही है ना? बात मेरी समझ आ रही है कि इसके यहाँ जो औलाद होगी ये खुद तो जिंदा रहेगा, इसके यहाँ जो औलाद होगी वो P4। P3 अभी क्या है? चाइल्ड है या यंग है? चाइल्ड है। तो चाइल्ड है तो ये तो अगले महीने ये क्या हो जाएगा? यंग। P3 इसका कलर चेंज हो जाएगा। P2 क्या है? यंग है या चाइल्ड है? P2 क्या है? चाइल्ड है या यंग है? P2 यंग है। अगर यंग है तो ये खुद तो जिंदा रहेगा, P2, और इसके यहाँ जो नेक्स्ट औलाद होगी वो अगला नंबर होगा। P4 तक हम पहुंच चुके हैं, इसको हम क्या कहेंगे? P5। इसको क्या कहेंगे? P5 कहेंगे। P5 अगर इसको कहा है तो अब यहाँ पे ज़रा सीक्वेंस को देखें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। दुनिया के हर मतलब नेचुरल चीज़ों में ये चीज़ पाई जाती है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ी डिस्कशन है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। तो यहाँ पे P1 हमारे पास अगर देखें तो ये एक पेयर है, अगला क्या है? एक। अगला कितने हैं? 2, 1 and 2। अगले कितने पेयर्स हैं? 1 2 3, यहाँ पे 3 पेयर्स हैं। अगले में देखें कितने हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5। तो बताएं इससे अगले वाले उसमें कितने पेयर होंगे? इससे अगले महीने में कितने पेयर ऑफ रैबिट होंगे? इससे अगले महीने में कितने होंगे? उससे अगले महीने में कितने होंगे? उससे अगले महीने में कितने होंगे? तो ये भी नंबर की एक सीक्वेंस है, ये भी नंबर की एक सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस किस तरीके से बनी हुई है? तो इस सीक्वेंस में अगर आप देखें, ज़रा गौर करें, तो ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है। 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8। तो हर अगला नंबर पिछले नंबर की मदद से बन रहा है। हर अगला नंबर किसकी मदद से बन रहा है? पिछले नंबर की मदद से बन रहा है। तो ये मशहूर सीक्वेंस है, ये मशहूर सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस का नाम है फिबोनाचीज सीक्वेंस। ये नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ये ज़रा कुछ नंबर्स लिख लेते हैं इसके। तो ये हमारे पास है 1, फिर 1, फिर 2, 1 और 2, 3, 3 और 2, 5, 5 और 3, 8, 8 और 5, 13, 13 and 8, 21 and so on।
तो ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी बेतहाशा बायोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंस है। और एक और लफ्ज़ हम एक और नंबर यूज़ करते हैं, गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो में इसने इस्तेमाल होना है। गोल्डन रेशो ब्यूटी, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट जब कोई डिज़ाइन बनाते हैं वो तो एक ख़ास रेशो में जब बनाते हैं तो बहुत खूबसूरत बास चेहरे होते हैं, तो वो उनको देखो तो दिल चाहता है कि देखता ही रहे। तो उसमें भी ये रेशो मौजूद होती है, गोल्डन रेशो इसे कहते हैं। तो गोल्डन रेशो आप नेट पे खाली गोल्डन रेशो का दें कि गोल्डन रेशो क्या है, वहाँ पे बेतहाशा उसके यूजेस फिबोनाची सीक्वेंस का दें, आपको मिल जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि सीक्वेंस क्या चीज़ होती है। कोई भी नंबर्स किसी ख़ास तरतीब में लिखे हों, किसी ख़ास रूल के तहत बने, तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। तो आए इसी को लेके हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ज़रा ये देखें कि सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सीक्वेंस है क्या चीज़? तो सीक्वेंस की ज़रा डेफिनेशन ज़रा देख लें। सीक्वेंस क्या चीज़ है? सीक्वेंस को अगर आप देखें, सीक्वेंस क्या चीज़ है? अ फंक्शन। कोई भी अगर आपसे कहे कि सीक्वेंस क्या चीज़ है, सीक्वेंस एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कुछ इनपुट करते हैं। क्या करते हैं? कुछ इनपुट करते हैं, और वो इनपुट फंक्शन whose domain is set of natural numbers। आपके पेपर में कोई भी डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन डेफिनेशन की मदद से एमसीक्यूज होते हैं। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का कि सीक्वेंस का डोमेन क्या होता है हमारे इस लेवल पे, एफएससी के लेवल पे। अदरवाइज डोमेन चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका क्या मतलब है? अगर आप किसी शख्स से पूछते हो कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 7। आप उससे पूछते हैं, किसी शख्स के बच्चों के बारे में पूछते हैं, तो वो ये कहता है कि मेरा पहला नंबर बच्चा है, ये दूसरा, ये तीसरा। कभी आपने कभी ये देखा है, कभी ये सुना है कि ये कहे कि मेरा -3 नंबर बच्चा है, ये -2 नंबर बच्चा है, ये 0 नंबर बच्चा है? किसी चीज़ की तादाद हम काउंट करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। किस जगह से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम किसी सीक्वेंस को, सीक्वेंस क्या है? एक जैसे पहले वाली सीक्वेंस जो हमने लिखी थी वो कौन सी थी? 1 थी, फिर क्या थी? 1 थी, फिर 3 थी, फिर हमारे पास 6, फिर 10 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस थी। अब इसमें इस सीक्वेंस की जो पहली टर्म है, टर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये पहली सीक्वेंस की पहली टर्म है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 से। फर्स्ट नंबर टर्म, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस को हम इस तरीके से, अगर 5th टर्म होगी तो इसे A5 से रिप्रेजेंट करेंगे, 6th टर्म होगी तो उसे 6 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अब सीक्वेंस में 2 किस्म की सीक्वेंस होती हैं, एक को फाइनाइट कहते हैं, एक को इन्फिनिट सीक्वेंस। एक को कौन सी सीक्वेंस कहते हैं? फाइनाइट, और एक इन्फिनिट। तो फाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती है? फाइनाइट सीक्वेंस FINITE सीक्वेंस कौन सी होती है? जिसकी फर्स्ट टर्म भी मौजूद हो प्लस लास्ट टर्म भी मौजूद हो। तो ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस, नंबर की ऐसी अरेंजमेंट जिसकी फर्स्ट टर्म मौजूद हो, लास्ट टर्म मौजूद हो, तो ऐसे सीक्वेंस को फाइनाइट कहेंगे। अदरवाइज अगर डॉट लगे हों, लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म ना हो, तो ऐसे सीक्वेंस को इन्फिनिट सीक्वेंस कहेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका यही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं रेड कलर से लिख लेता हूं।
सिर्फ आपने यस या नो बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 2, 4, 6 अप टू 50। इसी का सेकंड पार्ट है, ये आमतौर पे स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि बुक के ऊपर ही कर लें, बुक के ऊपर ही सिर्फ एक आइडिया लेना है, एक कंसेप्ट लेना है। 1 0 1 0 एंड सो ऑन। थर्ड वन है डॉट्स लगे हुए हैं -4 0 4 8 अप टू 60। और फोर्थ नंबर हमारे पास है 1 -1/3 +1/9 -1/27 एंड सो ऑन। और आखिरी टर्म है -1/2187। ये गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन फाइनाइट है अगर फर्स्ट टर्म भी जिसकी मौजूद हो, लास्ट टर्म भी मौजूद हो, तो उसको हम कहेंगे सीक्वेंस नंबर की ऐसी अरेंजमेंट जिसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मौजूद है। तो मैं इधर टिक लगा रहा हूँ खाली। फर्स्ट टर्म मौजूद है, यस। लास्ट टर्म मौजूद है, यस। दरमियान में नंबर्स जो भी जितने भी हैं, हज़ारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस। इसमें फर्स्ट टर्म तो मौजूद है लेकिन लास्ट टर्म मौजूद नहीं है। क्रॉस लगा रहा हूँ, डॉट्स लगे हुए ना, लास्ट टर्म मौजूद नहीं है, फर्स्ट टर्म मौजूद है, लास्ट टर्म मौजूद नहीं है। तो ये कौन सी सीक्वेंस हो गई, इनफिनिट। एमसीक्यूज में खाली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें देखें फर्स्ट टर्म मौजूद नहीं है। फर्स्ट टर्म पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ क्योंकि डॉट्स लगे हुए हैं, डॉट्स लगे हुए हैं। फर्स्ट टर्म मौजूद नहीं है लेकिन लास्ट टर्म मौजूद है, तो ये क्या हो गई, फाइनाइट। एफ खाली लिख रहा हूं। और इसमें फर्स्ट भी ये इनफिनिट हो जाएगी, सॉरी इनफिनिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक टर्म मौजूद है, एक टर्म मौजूद नहीं है। और इसमें फर्स्ट भी मौजूद है, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है और लास्ट टर्म भी मौजूद है, तो ये क्या हो गई, फाइनाइट। बाद लोग इसे फिनिट भी बोलते हैं, लेकिन ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फ़र्क आ जाता है। वैसे सही फाइनाइट और इनफिनिट है। तो ये था सीक्वेंस फाइनाइट कब होती है और इनफिनिट कब होती है। अब नेक्स्ट उसके लिए हम दोबारा फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल इंतहाई इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। आप जब ये एक्सरसाइज करते हो तो मैं टोटल 2 या 3 क्वेश्चन देता हूँ कि ये इस एग्जाम्पल समेत कि ये आपको हर सूरत में आनी चाहिए। बाकी खुद ब खुद हो जाते हैं, लेकिन ये वाली एग्जाम्पल्स के 3 पार्ट्स इंतहाई इम्पॉर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आप लोगों ने ज़रा इससे जो नंबर्स जनरेट होंगे वो ज़रा देखने हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 पार्ट ए है, पेज 121 पर। तो कहते हैं T1 इज इक्वल टू 1, Tn+1 इज इक्वल टू Tn प्लस दिस। ये फॉर्मूला आपको गिवन है। वो कहते हैं फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करें, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूले को दोबारा लिख देता हूँ। T1 की वैल्यू इसके सोल्यूशन में है, T1 इज इक्वल टू 1 है, T1 इज इक्वल टू 1 और Tn+1 इज इक्वल टू Tn प्लस n प्लस 1। अब ज़रा गौर करें कि इससे जो नंबर्स बनते हैं वो कौन से नंबर्स बनते हैं। तो n की वैल्यू वो कहते हैं कि 1 पुट करें। n इज इक्वल टू क्या पुट करें, n इज इक्वल टू 1 पुट करें। तो इसमें अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 + 1, ज़रा मेरे साथ साथ रहें, अच्छा इसको देखें। और साथ साथ आपने कॉपीज़, आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए, उस पर साथ साथ आप इसको करें। 1 + 1, 1 + 1 2। तो इधर कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू, इधर पुट करें तो T1 प्लस, साथ साथ रहेगा मतलब है ये कैलकुलेट करके मुझे बताएं। 1 + 1 2, n की वजह 1 पुट किया, n की वजह 1 + 1 2 लिख दिया और 1 + 1
2। लेकिन बट साहब क्या कहते हैं, बट साहब कहते हैं कि T1 किसके इक्वल है, T1 की वैल्यू ये देखें, T1 किसके बराबर है, यहाँ से T1 हमने इसकी जगह पुट कर देना है। तो T1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 2 = 3। बात समझ आ रही है ना। अब नेक्स्ट देखें n की वैल्यू क्या पुट करता हूं, n = 2 पुट करता हूं। n = 2 पुट करें तो इसमें पुट करते हैं जो ब्लॉक बनाया हुआ है, n = 2 पुट करते हैं तो 2 + 1 इधर क्या बन जाएगा T3। जरा मेरी हेल्प करें भाई, n की वैल्यू 2 पुट करें, n की वैल्यू 2 पुट करें तो इधर क्या आ जाएगा T2 और 2 + 1 3। लेकिन बट साहब फिर आते हैं, T2 की वैल्यू ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं, T2 की वैल्यू ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं, T2 की क्या वैल्यू है, T2 की वैल्यू है 3। तो इस T2 की वैल्यू मैं इधर पुट कर रहा हूँ, इस T2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो T2 की वैल्यू है 3, तो 3 + 3 = 6। नेक्स्ट वैल्यू कौन से पुट करनी है, हमने 5 वैल्यूज पुट करनी है, एक गिवन है और 4 और फाइंड करनी है। T2 आ गई, T3, n = 3 पुट करते हैं, 3 पुट करें, 3 पुट करें तो 3 + 1 T4 = इधर पुट करें T3 + 3 + 1 4। अब आपको पता होना चाहिए कि T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू मैं इधर पुट कर रहा हूँ, ये ब्लैक में इसको किया हुआ है। T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू यहाँ पे है, T3 की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 + 4 = 10। एक और फाइंड करते हैं, n = 4 पुट करते हैं जी। अब तेजी के साथ 4 + 1 5, T5 = T4 + 4। लेकिन फिर देखें कि T4 की वैल्यू क्या है, T4 की वैल्यू इधर क्या है 10, ये इस T4 की वैल्यू क्या है, T4 की वैल्यू हमारे पास है 10, तो इधर 10 पुट कर देते हैं। 10 पुट करते हैं तो देखें 10 पुट करने से क्या आता है, ये T4 की वैल्यू हमारे पास है 10 और 4 + 1 यहाँ पे हमने गलत लिखा है, इधर 5 आएगा क्योंकि 4 पुट किया तो 4 + 1 5, तो 10 + 5 = 15। तो हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए हैं। आप ज़रा इन नंबर्स को देखें, इन नंबर्स को देख के आपकी आंखें मीठी मीठी होती हैं या नहीं। 3, 6, 10। कोई भी लेक्चर हो बड़े गौर से सुना करें कि जो चीज़ आपको पहले बताई जाती है वही चीज़ दोबारा रिपीट होती है। तो ये हमारे पास नंबर्स हैं। बताइए ये नंबर्स कहाँ से आ गए? ये वाले नंबर्स लेक्चर का जब मैंने स्टार्ट लिया था तो ये नंबर्स आपको बताए थे। पहले एक डॉट लगाया था, फिर 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15। तो ये एक सीक्वेंस बन गई है, इसको हम ट्रायंगुलर सीक्वेंस याद रखें। कोई भी सीक्वेंस आपके बुक में पीछे छोटे छोटे ब्लॉक से बने हुए, उसमें कुछ ना कोई इंस्ट्रक्शंस आपको दी होती हैं। तो कोई भी सीक्वेंस है उसके लिए एक नहीं एक से ज़्यादा फार्मूले भी हो सकते हैं। जैसे इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ये ट्रायंगुलर सीक्वेंस के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। इसी के लिए एक और फार्मूला भी है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट करेंगे तो उसमें मैं फिर आपको बता दूंगा कि इससे कौन सी सीक्वेंस, ये बात याद रखनी है। मैं चूँकि एग्जाम्पल कर रहा हूँ तो ये एग्जाम्पल को मैं वो करना चाहता हूँ कि उससे हम डिट्रैक्ट ना हो। तो 1, 3, 6, 10, 15, तो हमें उसने चूँकि 5 टर्म्स कहे तो फर्स्ट 5 टर्म्स आर दीज। इसी एग्जाम्पल के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ये सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है। तो बी पार्ट में आपके पास क्या है, FR+1, F0 की वैल्यू आपको इसके सोल्यूशन में देखें। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, F0 = 1 है, FR+1 = R+1 into FR
where r is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. अब आपने r की वजह क्या पुट करने हैं? इस फॉर्मूले में r की वैल्यू पहले 0 पुट करनी है, तो r इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं, तो 0 पुट करने से 0 प्लस 1 f1, 0 प्लस 1 1 आ जाता है इनटू एफ नॉट, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. r की वैल्यू 1 पुट करें, r की वैल्यू अगर इसमें 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, और इस जगह पे 1 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा f1. तो 2 इंटू f1 की वैल्यू ऊपर से देखें, f1 की वैल्यू क्या है? f1 की वैल्यू ये है, f1 की वैल्यू यहाँ से आती है, ये f1 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. r इज इक्वल टू 2 पुट करें तो 2 प्लस 1 f3, 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे r की वैल्यू 2 पुट की है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? f2 आएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. r इज इक्वल टू 3 पुट करें तो 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू, इधर 3 पुट करें, 3 प्लस 1 4 इंटू इधर 3 पुट करें तो f3 आ जाता है, तो 4 इंटू f3 की वैल्यू क्या है? f3 की वैल्यू अगर आप गौर करें ऊपर 6 है, तो 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24. तो देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर फर्स्ट 5 टर्म्स कौन सी है? पहली टर्म एफ नॉट, 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, 2 पे इसकी वैल्यू 2 है, 3 पे इसकी वैल्यू 6 है, 4 पे इसकी वैल्यू 3 पे 2 पे इसकी वैल्यू 6 है, 3 पे इसकी वैल्यू 24 है. तो फर्स्ट 4 टर्म्स ये हैं, और ये एक मशहूर सीक्वेंस है जिसको फैक्टोरियल सीक्वेंस, फैक्टोरियल का मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है तो वो आपको बता देता हूँ, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे. तो एक मैथमेटिशियन था, उसके पास एक प्रॉब्लम आई कि 10 बंदों को कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है, 10 बंदों को 10 चेयर्स पे कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है. एक मशहूर मैथमेटिशियन था, तो उसके पास ये प्रॉब्लम आई कि 10 बंदों को 10 चेयर्स पे कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है. तो जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम उसकी एक छोटी प्रॉब्लम बनाते हैं और फिर उस छोटी प्रॉब्लम को बड़ा करते हुए एक जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं. तो आए उस मैथमेटिशियन ने उसको सॉल्व कैसे, उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. अच्छा देखें, मैं लिख रहा हूं पर्सन्स और चेयर्स, तो इधर मैं लिख रहा हूं पर्सन्स. ये थोड़ा सा आपको फैक्टोरियल का बैकग्राउंड अगर आप लोगों को नहीं पता तो जाहिर पिछली क्लासेस में तो नहीं पढ़ा, ये फर्स्ट टाइम ही आप लोग पढ़ रहे हो फैक्टोरियल के बारे में. तो इधर मैं लिख देता हूं पर्सन्स, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करने हैं, और इधर लिख देता हूं चेयर्स. अब देखें, एक बंदे को एक चेयर पे कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है. एक बंदा है, एक चेयर है, जाहिर है एक बंदे को एक चेयर पे कितने तरीकों से बिठा सकता है. इधर हम वेज लिख देते हैं, कितने तरीकों से बिठा सकते हैं. एक पर्सन को एक चेयर पे एक तरीके से बिठाया जा सकता है. अब 2 बंदों को 2 चेयर्स पे बिठाना है, 2 बंदों को 2 चेयर्स पे बिठाना है. 2 बंदे हैं, 2 चेयर्स हैं, 2 बंदे हैं और 2 चेयर्स हैं. तो 2 बंदों को 2 चेयर्स पे कितने तरीकों से,
फर्ज करें बंदे हैं ए और बी, एक दफ़ा इस तरह बिठाएंगे, ए को लेफ्ट पे और बी को राइट पे, एक दफ़ा बी को लेफ्ट पे और ए को राइट पे। तो दो बंदों को दो चेयर्स पे कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? 2 वेज से। इसी तरीके से 3 पर्सन्स को 3 चेयर्स पे कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? साइड पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो ज़रा आप लोग देखें। अच्छा, बंदे कितने हैं, कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? तो एक तो ए बी सी हो जाएगा, एक ए सी बी हो जाएगा। ए को अपनी जगह पे रखें, बी और सी की जगह चेंज कर लें। इसी तरीके से बी ए सी हो जाएगा, बी सी ए हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर किसकी बारी है फर्स्ट पोजीशन पे? सी की, तो सी ए बी और सी बी ए। मेरा ये दावा है कि आप पूरी जिंदगी लगे रहें, लेकिन इसके अलावा और किसी तरीके से इसको नहीं लिख सकते। तो 3 बंदों को 3 चेयर्स पे हम इतने तरीकों से बिठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने तरीकों से? 6 तरीकों से। इसी तरीके से आप खुद ट्राई करें कि 4 बंदों को 4 चेयर्स पे कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है। 4 बंदों को 4 चेयर्स पे उसने कैलकुलेट किया तो 24 तरीकों से। इसी तरीके से अब इसी के नीचे मैं रेड कलर से लिखता हूं, इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 into 1, इस 6 को मैं लिख सकता हूं 3 into 2 into 1, इस 24 को मैं लिख सकता हूं 4 into 3 into 2 into 1। तो उसके पास जो प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि 10 बंदों को 10 चेयर पे कितने तरीकों से बिठा सकते हैं। 10 बंदों को 10 चेयर पे कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? तो उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यही था, 10 into 9 into 8 into 7 up to so on up to 1। अब ये बहुत बड़ा नंबर बनता है, बहुत बड़ा नंबर बनता है। तो मैथ्स में हमेशा याद रखें, बड़ी चीज़ों को छोटा किया जा सकता है, बड़ी चीज़ों को छोटा करके डिस्क्राइब किया जाए। तो इसको हम 2 into 1 को हम 2 फैक्टोरियल कहते हैं, 3 into 2 into 1 को 3 फैक्टोरियल। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? अगर आपके पास लिखा हो 4 into 3 into 2 into 1, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में उस मैथमेटिशियन ने एक फंक्शन का नाम दिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 4 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? ये 10 आई को उल्टा कर दें, आई को उल्टा करके इस तरह एक्सक्लेमेशन साइन लगा दें, तो ये हमारे पास ये फैक्टोरियल को, इसे हम क्या पढ़ेंगे? 10 फैक्टोरियल। इसको आप डिटेल से चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक बैकग्राउंड दिया है, एक आइडिया दिया है कि फैक्टोरियल बना कैसे। तो ये इससे पिछले वाली जो एग्जांपल थी वो फैक्टोरियल सीक्वेंस थी। तो फैक्टोरियल सीक्वेंस से आपको क्या पता चला कि हम किसी भी चीज़ को कितने तरीक़ों से, 10 बंदों को 10 चेयर पे 10 फैक्टोरियल, 5 बंदों को 5 चेयर पे 5 फैक्टोरियल वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट काम को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।